हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। अगर आप बीएड कर रहे हो अवध यूनिवर्सिटी से तो आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर का पेपर फर्स्ट विच इज़ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन का जो यूनिट फर्स्ट है आपका, उससे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिस टॉपिक से, वो पहली बात तो मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो प्रोवाइड करा रखी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की भी प्रोवाइड करा रखी है। अब मैं आपको क्या प्रोवाइड करा रही हूँ, जो टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं जिससे बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, उसका पूरा आपको नोट्स प्रोवाइड करा रही हूँ ताकि आपको आसानी हो, आप उसे आराम से पढ़ सको और आप अच्छे से उसको तैयार करके पेपर में लिख सकते हो। तो आज का जो टॉपिक है वो है शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत। इससे पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने शैक्षिक प्रशासन का अर्थ, परिभाषा और उसका जो है आप उद्देश्य मैंने बताया था आपको। और आज की वीडियो में शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत के बारे में बताऊंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा रिपीट होता है और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, दोनों में ये पूछा जाता है। इवन वेरी शॉर्ट में भी ये पूछ लेते हैं, किसी एक पर्टिकुलर सिद्धांत को पूछ लेते हैं, जैसे लचीलेपन का सिद्धांत जो था वो पूछा गया था। तो इस तरीके से ये पूछा जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं इसको कि इसमें अगर आपका ये शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत के बारे में अगर आपका आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, तो आप इसमें क्या लिखोगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइज। तो प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उसको बताने से पहले आप थोड़ा सा ओवरव्यू दे दीजिएगा उसका कि आप क्या बताने जा रहे हैं। तो वो हम सबसे पहले देख लेते हैं क्या लिखना है उसमें। शैक्षिक प्रणाली के सिद्धांत नागरिकों की आदतों, दृष्टिकोणों तथा चारित्रिक गुणों का विकास इस प्रकार से करे जिससे वे लोकतांत्रिक नागरिकता की जिम्मेदारियों को समझ सकें। यानी कि शैक्षिक प्रणाली के जितने भी सिद्धांत हैं, वो जो लोग हैं उनकी आदतों में, दृष्टिकोण में, उनके जो चारित्रिक गुण हैं, उनका विकास इस तरीके से करे कि जो लोग हैं वो देश के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी है उसको वो समझ सकें और लोकतांत्रिक प्रशासन विश्वास, सहनशीलता, दूसरों के मत, न्याय कार्य और भाषण पर आधारित हो। इसके बाद स्कूल संगठन, प्रबंधन, प्रशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत क्या क्या हैं, यहाँ से आपके सिद्धांत स्टार्ट होते हैं। तो पहला है लोकतांत्रिक दर्शन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी फिलॉसफी। इसमें क्या आप लिखोगे, सफल प्रबंधन के लिए एक सुदृढ़ दर्शन की आवश्यकता है जो स्कूल प्रोग्रामों का आधार बन सके। हम लोकतांत्रिक युग में रह रहे हैं और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोकतांत्रिक सामाजिक पद्धति का विकास करें और इसे संतुलित करें। इसलिए हमारे शैक्षिक प्रबंधन को लोकतांत्रिक दर्शन पर आधारित होना चाहिए और संपूर्ण निर्णयों को लोकतंत्रात्मक विधि के इससे लिया जाना चाहिए। यानी कि हमारा जो हम जिस समाज में रह रहे हैं, वो क्या आज का जो टाइम है वो लोकतांत्रिक युग में हम रह रहे हैं और हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो भी लोकतांत्रिक सामाजिक जो पद्धतियां हैं उसका हम विकास करें, उसको संतुलित रखें, है ना। और ये जो है ये तभी होगा जब शैक्षिक प्रशासन हमारा जो है लोकतांत्रिक दर्शन पर आधारित होगा। अब लोकतांत्रिक दर्शन पर आधारित होने से क्या मतलब है कि जितने भी निर्णय लिए जाएंगे वो लोकतंत्रात्मक ढंग से लिए जाएंगे। इसका मतलब कि जो टीचर्स होंगे, जैसे अगर आप केवल जो है शिक्षा प्रशासन की बात कर रहे हैं तो उसमें ही बात करते हैं कि जो प्रशासक के अलावा जो टीचर्स होंगे या जो भी कर्मचारी वहाँ पे स्कूल में काम कर रहे होंगे, उनको भी पूरा हक होगा कि वो स्कूल के मैटर्स में अपनी बातों को रख सकें। जो भी स्कूल के जो रूल्स रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं उसमें उनके भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ लिए जाएँ। ऐसा नहीं कि जो प्रशासक बोल रहा है केवल वही होगा, या फिर जो चिल्ड्रंस हैं उनकी भी सहभागिता होनी चाहिए कि उनकी क्या राय है किसी चीज़ को लेकर। तो ये है लोकतंत्रात्मक दर्शन का सिद्धांत। फिर सेकंड है आपका दायित्व की सहभागिता का सिद्धांत। तो दायित्व की सहभागिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके पीछे का जो इस सिद्धांत को रखने का एक मेन कारण ये माना जाता है कि एक दिमाग से ज़्यादा बेहतर होता है जब कई दिमाग मिलकर किसी कार्य को करते हैं, तो वो एक दिमाग से ज़्यादा बेहतर तरीके से करते हैं। तो अब देख लेते हैं इसमें क्या लिखना है। लोकतांत्रिक प्रशासन दायित्व की सहभागिता के आधार पर कार्य करता है, यानी कि काम को बांट के करने के जो तरीके होते हैं उस पर ये वर्क करता है
वह नियंत्रण और दायित्व का वहन न केवल अपने सहकर्मियों अपितु छात्रों के साथ भी करता है, अर्थात कुछ शक्तियाँ अपने सहयोगियों को भी प्रदान करता है। इससे स्टाफ और छात्र अपने आप को स्कूल से जोड़ने में सफल होते हैं। और यह एक स्वस्थ सिद्धांत माना जाता है क्योंकि अनेक दिमाग एक दिमाग से बेहतर कार्य कर सकता है। अब कोई भी हो, अगर आप स्कूल में ही हैं, अगर आप किसी के साथ जो प्रशासक है अगर वो कार्य को शेयर करेगा टीचर्स के साथ, टीचर्स स्टूडेंट के साथ शेयर करेंगे, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि जो बच्चे हैं या फिर जो टीचर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करेंगे अपनी कि हाँ, और ये भी समझेंगे कि हाँ वो कहीं ना कहीं स्कूल से जुड़े हुए हैं क्योंकि उनको भी कार्य करने को मिला है। तो ये दायित्व की सहभागिता का सिद्धांत था। फिर थर्ड है आपका समानता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। लोकतांत्रिक प्रशासन अध्यापकों को सामाजिक रूप से अपने समान समझता है। जो लोकतांत्रिक प्रशासन होता है वो अध्यापक को सामाजिक रूप से अपने समान समझता है। इसमें कोई अधीनस्थ नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप किसी के अंडर में काम करोगे। वह अपने आप अकेला निर्णय नहीं लेता, यानी कि जो प्रशासक होता है वो अपने आप अकेला, ऐसा नहीं है कि उसने सारे स्कूल से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उसमें वो अकेले निर्णय नहीं ले सकता, लेकिन उसे अपने सहयोगियों से जो है सहयोगियों के साथ निर्णय लेने का हक होता है, या फिर सहयोगियों को भी अपना जो उनकी जो राय है उसको रखने का उन्हें हक होता है। और इससे क्या होता है कि इस तरीके से अगर जैसे प्रशासक है अगर वो अपने सहयोगियों से भी पूछ रहा है कि बताइए ये समस्या हुई है, इसका किस तरीके से इसको हल किया जाए, तो इससे सहयोगियों को भी लगता है कि हाँ सर ने मुझ में विश्वास दिखाया है तो हमें सही चीज़ें करनी है। वो भी इससे क्या होगा कि जो स्कूल है वो ज़्यादा अच्छे से डेवलप करेगा और इस तरीके से उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एहसास होगा कि हाँ ये मेरी जिम्मेदारी, अगर मैं स्कूल में हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है इन कार्यों को करना, इनको समझना। फिर फोर्थ है स्वतंत्रता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। इस सिद्धांत का मूल आधार यह है कि लोग उस समय अपनी पूर्णता पर होते हैं जब उन्हें अपनी शक्तियों और प्रतिभाओं के प्रयोग की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। इसका मूल आधार क्या है कि कोई भी इंसान हो वो अपनी पूर्णता पर कब होता है, जब उसको अपनी शक्तियों पर, अपनी प्रतिभाओं का प्रयोग करने के लिए उसे पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए। ऐसा नहीं है कि उस पर कोई बाउंडेशन लगाई जाए कि नहीं आप इस तरीके से इतना ही कार्य कर सकते हैं। उसको जिस तरीके से अपने कार्य को करना है अगर वो उस तरीके से करेगा तो वो डेफिनेटली वो चीज़ वो ज़्यादा अच्छा कर पाएगा। किसी के प्रेशर में आकर अगर आप किसी के अंडर कुछ कार्य करोगे तो डेफिनेटली हो सकता है उसमें कुछ गलतियाँ हो जाए, लेकिन अगर आपको पूरी फ्रीडम दे दी जाए कि इसको आप अपने तरीके से करिए तो उस कार्य को आप अच्छे से कर पाओगे। स्कूल का लोकतंत्रीय मुखिया अपने अध्यापकों पर प्रतिबंध नहीं लगाता, अध्यापकों को कार्यान्वयन करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। फिर फिफ्थ है आपका सहयोग का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। तो यह सिद्धांत लोकतांत्रिक प्रशासन का आधार है क्योंकि जितने भी कार्य होते हैं शैक्षिक प्रशासन के वो सब मिल बांट कर किए जाते हैं। स्कूल एक सहकारी संस्था है जिसमें प्रत्येक सदस्य को सबके लिए और सबको एक दूसरे के लिए कार्य करना आवश्यक है। मुख्य अध्यापक तथा अध्यापकों, मुख्य अध्यापक तथा छात्रों, अध्यापकों तथा छात्रों और माता पिता में सहयोग होना आवश्यक है। नीतियों का निर्णय, कार्यान्वयन, मूल्यांकन सहयोगी ढंग से किया जाता है। यानी कि जो आपका सिद्धांत है सहयोग का सिद्धांत, उसका यही मतलब है कि अगर आप एक दूसरे जो भी सदस्य हैं अगर आप एक दूसरे को सहयोग करोगे, एक दूसरे के लिए खड़े रहोगे और एक दूसरे मतलब जैसे अगर टीचर्स ही हैं, टीचर स्टूडेंट है तो अगर टीचर सहयोग करेगा स्टूडेंट को, स्टूडेंट समझ के आएगा उस चीज़ों को, अपनी प्रॉब्लम्स डाउट्स को पूछेगा, या फिर अगर पेरेंट्स को कोई डाउट है तो वो टीचर से पूछेगा, या टीचर को कोई डाउट है बच्चे को लेके तो वो पेरेंट्स से टीचर पूछेगा। तो अगर सहयोग की भावना नहीं होगी तो ये कहीं ना कहीं ये दिक्कत करेगा। लेकिन लोकतांत्रिक प्रशासन का इसलिए यहाँ पे ये सिद्धांत भी है सहयोग का सिद्धांत कि ये चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद सिक्स्थ है न्याय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। लोकतांत्रिक संगठन, प्रबंधन एवं प्रशासन स्कूल के मुख्याध्यापक की ओर से पूर्ण न्याय की आशा रखता है। सबके साथ समान व्यवहार और उनकी योग्यता के अनुसार उनका मूल्यांकन किया जाए। प्रत्येक अध्यापक निष्पक्षता का व्यवहार चाहता है। यानी कि जो भी अध्यापक है, जिस भी प्रशासक के अंदर वो काम कर रहा है, वो चाहता है कि उसके साथ कोई भी पक्षपात ना हो और उसका जो मूल्यांकन है उसके कार्य के आधार पर किया जाए, उसके ज्ञान के आधार पर किया जाए। और वो ज़रूर वो ये चाहता है कि जो भी मुख्य अध्यापक हो वो
बिना किसी भेदभाव के सही न्याय करे और सबके साथ वो क्या करे, समान व्यवहार करे। ऐसा नहीं कि कोई एक टीचर है तो उसको ज़्यादा फेवरेट है, हर चीज़ में उसको सपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो गलत है तो भी उसको सपोर्ट करें, ये नहीं होना चाहिए। फिर 7th है व्यक्तिक योग्यता की पहचान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअल वर्थ। तो पहचान की इच्छा और महत्वपूर्ण समझे जाने की भावना कार्य के मुख्य प्रेरक हैं। इसका मतलब है पहचान की इच्छा, और जैसे जो भी मुख्याध्यापक है अगर उसके अंदर पहचान करने की इच्छा है कि वो अगर पहचान सकता है कि कौन सा इंसान है, कौन सा जो टीचर है वो सही कार्य किस चीज़ में कर सकता है, और महत्वपूर्ण समझे जाने की भावना, और अगर टीचर को ये एहसास दिला जाए कि वो कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो ये जो है कार्य कराने के ये मुख्य प्रेरक होते हैं। इससे ना जो टीचर्स होते हैं बहुत ज़्यादा क्या होता है, उनको मोटिवेशन मिलता है। अर्थात स्कूल प्रशासन अध्यापकों से अधिक कुशलता से कार्य संपादन करवा सकता है यदि वह उन्हें अनुभव करा दे कि वह उनमें विश्वास रखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की गुणवत्ता और श्रेष्ठता को उचित स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए। फिर 8th है आपका नेतृत्व का सिद्धांत। नेतृत्व का सिद्धांत आवश्यक है क्योंकि इसके बिना समूह का कार्य आगे नहीं बढ़ सकता। नेतृत्व लोकतांत्रिक होना चाहिए, तभी प्राधिकार का लोप होगा और पक्षपात मुक्त विचार विमर्श हो पाएंगे। प्रत्येक स्तर पर नेतृत्व की आवश्यकता होती है, कोई भी स्तर हो उस पर जो है नेतृत्व की जो है आवश्यकता होती है, और जो नेतृत्व है वो लोकतांत्रिक होना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल एक ही इंसान की सारी चीज़ें चल रही हैं। प्राधिकार का लोप होगा और पक्षपात नहीं होना चाहिए। फिर है समन्वय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो प्रशासक को समन्वय प्राप्ति का ज्ञान होना चाहिए, उसे स्टाफ के सदस्यों की गतिविधियों का समन्वय कैबिनेट अथवा नियोजन समिति द्वारा करना चाहिए। फिर 10th है आपका लचीलेपन का सिद्धांत। ये पूछा भी गया था 1 नंबर में, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो जो स्कूल प्रशासक को लचीला होना चाहिए, नीति में परिवर्तन अथवा दृष्टिकोण में परिवर्तन के लिए इसे सदा तैयार रहना चाहिए ताकि बेहतर परिणाम मिल सके। जो भी स्कूल का प्रशासक है उसको लचीला होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो रूढ़िवादी हो, अगर वो अपने एक किसी चीज़ पर अड़े गए तो वो अड़ा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपके टाइम के साथ जो भी चेंजेस होते हैं, सामाजिक जो भी परिवर्तन होते हैं, उसके साथ उसे भी जो स्कूल का प्रशासक है उसे अपनाना चाहिए, और जो भी स्कूल के लिए आज के टाइम में सही है वो चीज़ें उसे करनी चाहिए, रूढ़िवादिता उसे नहीं अपनानी चाहिए। फिर है कार्य कुशलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इफ़िशियंसी। स्कूल प्रशासक को स्टाफ के सदस्यों की रुचियों, योग्यताओं तथा प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर कार्य का वितरण करना चाहिए। कार्य कुशलता का सिद्धांत मतलब सीधा सा ये है कि जो व्यक्ति जिस कार्य में ज़्यादा कुशल है उसके आधार पर ही उसे कार्य देना चाहिए। फिर 12th है आशावाद का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमिज्म। स्कूल संगठनकर्ता या प्रशासक को आशावादी होना चाहिए, उसे अपने प्रोग्रामों की प्रभाविता में पूर्ण विश्वास होना चाहिए, उसे संदेहशील नहीं होना चाहिए। इसका क्या अर्थ है कि जो भी स्कूल का प्रशासक है उसे आशावादी होना चाहिए, वो जो भी कार्य कर रहा है, जो भी प्रोग्राम बना रहा है, उसे उसमें क्या होना चाहिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि हाँ वो सक्सेसफुल होगा। निराशा नहीं होनी चाहिए कि नहीं पर मैं कर रहा हूँ पता नहीं क्या होगा, फेल हो गया, तो इससे क्या होगा कि आपके जो अंडर में जो लोग काम करें वो भी डिमोटिवेट होंगे, और उसे हमेशा उसे मतलब संदेहशील नहीं होना चाहिए कि हाँ वो उसे कॉन्फिडेंटली किसी चीज़ को करना चाहिए। उसके बाद 13th है स्टाफ की वृत्तिक प्रगति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ द स्टाफ। तो अध्यापकों को ज्ञान में वृद्धि करने के अवसर प्रदान करते रहना चाहिए। जो भी अध्यापक हैं उनके ज्ञान में वृद्धि करने के अवसर उन्हें प्रदान करने चाहिए। कार्यशालाओं तथा सेमिनारों में भाग लेकर विचार विमर्श के समूह का निर्माण करके अध्यापकों के प्रयोग के लिए पुस्तकालय में पुस्तकों की पूर्ति करके पूर्ण किया ये जा सकता है। उनके ज्ञान को कैसे बढ़ाया जा सकता है, सेमिनार करके और विचार विमर्श करके, और उनके लिए पुस्तकालय खुलवाकर जहाँ पर उनके लिए पुस्तकें रखी जाएंगी। उसके बाद 14th है सापेक्ष मूल्यों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिव वैल्यूज़। तो समस्त निर्णय सापेक्ष मूल्यों के आधार पर किए जाने चाहिए। शैक्षिक प्रशासक जो भी होगा उसको सभी निर्णय जो है सापेक्ष मूल्यों के आधार पर किए जाने चाहिए। स्कूल का कल्याण अथवा बहुसंख्यक छात्रों का कल्याण अत्यधिक महत्वपूर्ण निर्णायक कारक होना चाहिए। यानी कि वो जो भी
जो भी कार्य करेगा वो स्कूल के कल्याण के अंडर, मतलब ऐसा होना चाहिए कि उससे स्कूल का अच्छा ही हो, बुरा ना हो, और जो भी बहुसंख्यक छात्र हैं उनका भी कल्याण हो। सिर्फ इसका मतलब ये है कि हमें छोटे मोटे फ़ायदे नहीं देखने चाहिए, जो स्कूल के लिए बड़े स्तर पर जो चीज़ें ज़्यादा सही हैं, जिससे स्कूल का उद्धार होगा, वो चीज़ें करनी चाहिए। तो ये 14 सिद्धांत थे शैक्षिक प्रशासन के। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। So this is it guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe my channel and like the video because your subscription means a lot to me guys. Thank you.